हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11 का सेकंड टॉपिक यूनिट एंड मेजरमेंट, सेकंड चैप्टर यूनिट एंड मेजरमेंट पढ़ेंगे। कि सबसे पहले अगर हम बात करें तो हम पहले तो लेसन के बारे में जो नाम लिखा है लेसन का उसी पे थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। लेसन में हमारा क्या लिखा हुआ है, यूनिट एंड मेजरमेंट। अगर हम मेजरमेंट की बात करें तो मेजरमेंट क्या होता है? मेजरमेंट का मतलब होता है कि कोई भी दो क्वांटिटी में डिफरेंस क्रिएट करना, कोई भी दो क्वांटिटी में डिफरेंस क्रिएट करना। देखिए मेजरमेंट है क्या और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। अगर इस पे चर्चा की जाए कि मेजरमेंट क्या है और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, देखिए मेजरमेंट का सीधा सा सेंस है कि कोई भी दो क्वांटिटीज़ में डिफरेंस क्रिएट करना है। डिफरेंस, उनके बीच का क्या डिफरेंस है वो समझना। देखिए जब, और यूनिट्स क्या है, यूनिट क्या है? यूनिट जिनकी हेल्प से मेजरमेंट किया जाता है, जिनकी हेल्प से मेजरमेंट किया जाता है उनको हम यूनिट कहते हैं। देखिए मेजरमेंट का सीधा सा सेंस है, जैसे पहले जो हम लोग लेन देन करते थे वो ऐसे ही गेस के तौर पे करते थे। किसी को कोई सामान दे दिए, उससे फिर वापस लेना है तो वो सामान हमको थोड़ा कम या ज़्यादा मिल जाता था, क्योंकि हमें मेज़र करना नहीं आता था, हमें उस सामान को मेज़र करना नहीं आता था। जैसे हमने किसी को कोई सामान दिया, जैसे सामान का मतलब जैसे अनाज मान के चलिए, पहले जो ह्यूमन बीइंग इतना डेवलप नहीं था तो अनाज का ही लेन देन होता था। मान के चलिए किसी को कोई अनाज दिया गया, ग्रेन्स दिए गए, और जब उससे वापस लिया गया तो मेजरमेंट तो था नहीं, ऐसे ही दे दिया गया, गेस करके दे दिया गया कि तुमने इतना सामान हमको दिया था, हम इतना तुमको वापस किए दे रहे हैं, गेस करके दे दिया जाता था। तो अब ऐसे में क्या होता था, किसी के पास कुछ कम कुछ ज़्यादा चला गया तो इसमें बड़ी दिक्कतें आती थी। तो ऐसी सिचुएशन में लोगों को ऐसा महसूस होने लगा, ज़रूरत पड़ने लगी, किसकी ज़रूरत पड़ने लगी? मेज़रमेंट की। ये लोग सोचने लगे कि अब मेज़र करना शुरू किया जाए ताकि ये पता चले कि जितना सामान तुमने हमको दिया उतना ही हम तुमको वापस करें। तो मेज़रमेंट की तो ज़रूरत वहाँ से पड़ी कि यानी लोगों का जो लेन देन होता था वो किसी सस्पेंस में ना रहे, क्लियर रहे कि हमने तुमको इतना सामान दिया तो हमको इतना ही वापस कर रहे हो, सस्पेंस में ना रहे कोई। तो उसके लिए ज़रूरत पड़ी मेज़रमेंट की। तो ये बात तो हमको समझ में आई, मेज़रमेंट की ज़रूरत क्यों पड़ी। मेज़रमेंट की ज़रूरत समझ में आ गई। अच्छा, हम यूनिट की बात करें, अगर यूनिट क्या है तो यूनिट की हेल्प से ही एक एक्यूरेट मेज़रमेंट की शुरुआत हुई। देखिए मेज़रमेंट तो शुरू हो गया। अब जैसे हम अनाज की ही बात करें, मान के चले हमने किसी को गेहूँ या चावल कुछ अगर किसी को दिया, तो ऐसे में क्या होता था कि घर का किसी घर के किसी बर्तन को हम ले लेते थे और इस बर्तन में भर के उसको चावल या गेहूँ कुछ दे दिए, इस बर्तन में भर के उसको चावल या गेहूँ पूरा फुल करके कुछ दे दिए। जब उससे वापस लेने की बारी आई तो हम उससे क्या बोलते थे कि अपने घर में इतना ही बड़ा कोई बर्तन लेके फुल करके हमको दे दो। यानी अभी भी एक परफेक्ट मेज़रमेंट नहीं था, अभी भी एक गेस करके मेज़र तो करना शुरू कर दिया हमने, मेज़र करना हमने शुरू कर दिया, लेकिन अभी भी एक परफेक्ट मेज़रमेंट नहीं था। परफेक्ट मेज़रमेंट ना होने का सेंस ये हुआ कि अभी भी क्या हम ये कह सकते थे कि हमारे घर में जितने बड़े बर्तन में हमने उसको सामान दिया उसके घर का बर्तन बिल्कुल फिक्स उतना ही है, हो सकता हो थोड़ा बहुत छोटा या बड़ा हो। तो ऐसी सिचुएशन में मेज़रमेंट तो हम करने लगे लेकिन बिल्कुल एक्यूरेट मेज़रमेंट अभी भी नहीं कर सके। तो बिल्कुल एक्यूरेट मेज़रमेंट के लिए ज़रूरत पड़ी यूनिट की। एक्यूरेट मेज़रमेंट के लिए किसकी ज़रूरत पड़ी? यूनिट की। यूनिट के हेल्प से हम एक्यूरेट मेज़रमेंट करना सीखे कि किस तरह से हमें ये पता चला कि हमने जो सामान दिया था बर्तन के साइज से कोई लेना देना नहीं, उनकी दूसरी प्रॉपर्टी की हेल्प से, यानी हमने जो सामान दिया उसको कौन कौन सी उसमें प्रॉपर्टी है उनकी हेल्प से समझा। यानी प्रॉपर्टी, फिर से समझिए एक वर्ड हम क्या यूज कर रहे हैं कि जैसे हमने जो सामान दिया इसकी कुछ स्पेशल प्रॉपर्टी की हेल्प से हमने समझा कि ये सामान कितना है, ये सामान कितना, इसका अमाउंट है, कितना अमाउंट है इसका, और उसके बाद उसी प्रॉपर्टी की हेल्प से हमने उससे वापस ले लिया, सेम अमाउंट वापस ले लिया। अब ये जो प्रॉपर्टी है यही प्रॉपर्टी थी फिजिकल क्वांटिटी। ये प्रॉपर्टी क्या थी? फिजिकल क्वांटिटी। मतलब समझ में आया कुछ बात? देखिए क्या कहने का सेंस हुआ। जैसे हमने, अब जैसे हम गेहूं या चावल की ही बात कर रहे हैं, तो हमने गेहूं या चावल दिया तो हम बर्तन के साइज को नहीं मेज़र कर रहे हैं, हम इसको वजन कर रहे हैं। हम इस गेहूं या चावल को हमने इसका वजन किया, तो जो वजन का मतलब मास, ये जो मास आया ये था फिजिकल क्वांटिटी, जिसकी हेल्प से हमने समझा कि ये चावल या गेहूं कितना है
हमने दे दिया उसको, और जब उससे वापस लेने की बारी आई तो हमने मास को ही देखा। बर्तन के साइज से हमारा कोई लेना ही देना नहीं था। हमने मास चेक किया कि जितना मास गेहूँ या जितना मास चावल हमने उसको दिया था उतना ही मास वो हमको वापस कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो ये मेजरमेंट, तो मेजरमेंट के लिए हमको किसकी ज़रूरत पड़ी? मेजरमेंट के लिए ज़रूरत पड़ी हमको फिजिकल क्वांटिटी की। और अब मास मेज़र करना पड़ा ना, तो मास को मेज़र करने के लिए ज़रूरत पड़ी यूनिट की, मतलब कितना मास है, मास का अमाउंट कितना है, ये हमको कौन बताता था? यूनिट। ये हमको कौन बताता था? यूनिट। तो उसके लिए ज़रूरत पड़ी हमको यूनिट की। तो इस तरह से हमने जब मेज़रमेंट करना शुरू किया तो कुछ चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ी। यानी जब हमें मेज़रमेंट, पहले तो हम मेज़रमेंट किए क्यों, हमने आपको वो बताया कि हमें ज़रूरत ही क्या थी मेज़र करने की, तो वो हमने एक्सप्लेन किया। उसके बाद जब मेज़रमेंट की हमें ज़रूरत पड़ी और ये हमें लगा कि हमें मेज़र करना चाहिए, तो मेज़र करने के लिए कौन कौन सी चीज़ें हमें और चाहिए थी? तो एक तो चाहिए थी फिजिकल क्वांटिटी और दूसरा चाहिए था यूनिट। तो अब हम पढ़ेंगे फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? देखिए, फिजिकल क्वांटिटी की अगर बात करें कि फिजिकल क्वांटिटी, जैसे अभी हमने देखा कि अगर हमें मेज़रमेंट करना है तो हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत थी। मेज़रमेंट किया क्यों गया, उसकी ज़रूरत क्या थी, पहले तो हमने वो समझा। और अगर हमें मेज़रमेंट करना है तो हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत थी, यानी किन की हेल्प से मेज़रमेंट कर सकते हैं। तो मेज़रमेंट करने के लिए हमें जो ज़रूरत थी वो दो चीज़ें थी, एक था फिजिकल क्वांटिटी और दूसरा था यूनिट। यानी इन दो चीज़ों की हमें ज़रूरत थी मेज़रमेंट करने के लिए। तो अब अगर हम सबसे पहले बात करें फिजिकल क्वांटिटी, तो ये फिजिकल क्वांटिटी क्या होते हैं? बेटा देखिए, जो हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं, हम ये टॉपिक पढ़ रहे हैं, यानी जो सब्जेक्ट है वो फिजिक्स है। और फिजिक्स में हमने आपको पहले लेसन में पढ़ाया है कि फिजिक्स है क्या? चेंजमेंट ऑफ नेचर, स्टडी ऑफ चेंज ऑफ नेचर, यानी स्टडी ऑफ नेचर। लेकिन नेचर की स्टडी नहीं, इस नेचर में होने वाले चेंजमेंट की स्टडी थी फिजिक्स। यानी हम अपने आसपास जो कुछ भी देखते हैं उसमें जो चेंजमेंट होते हैं वही स्टडी तो फिजिक्स थी। तो अब फिजिकल क्वांटिटी क्या है? हम जब अपने आसपास नेचर में होने वाले जो भी चेंजमेंट देखते हैं, अपने आसपास नेचर में होने वाले जो भी चेंजमेंट देखते हैं, उनको अगर कोई नाम रख दिया जाए तो उसको हम बोलते हैं क्वांटिटी। सिर्फ क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी नहीं। हम अपने आसपास नेचर में होने वाले जो भी चेंजमेंट देखते हैं, अगर उनको कोई नाम दे दिया जाए तो उसको हम बोलेंगे क्वांटिटी। और अगर इन चेंजमेंट को, इन क्वांटिटीज़ को मेज़र भी कर लिया जाए तो उसको नाम दे देंगे फिजिकल क्वांटिटी। यानी अगर क्वांटिटी की बात करें तो क्वांटिटी क्या है? हम फिजिक्स क्या थी? स्टडी ऑफ नेचर। हम नेचर की स्टडी करना सीखे थे, यानी वहीं से उसी को नाम दिए थे फिजिक्स। तो अपने आसपास नेचर में होने वाले जो भी चेंजमेंट थे उनको अगर कोई नाम दिया जाए तो उसको बोलते हैं क्वांटिटी। और इस क्वांटिटी को अगर हम मेज़र कर लें, जिनकी हेल्प से फिजिक्स के लॉ को समझ सकें, उनको नाम दे दिया गया फिजिकल क्वांटिटी। यानी नेचर में होने वाले ऐसे सारे चेंजमेंट जिनको हम मेज़र कर सकें और जिनकी हेल्प से फिजिक्स के लॉ को समझा जा सके, जिनकी हेल्प से फिजिक्स के लॉ को समझा जा सके, उनको हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी। ठीक, ये बात आपको समझ में आई कि फिजिकल क्वांटिटी क्या है। जैसे प्रैक्टिकली बात करें, अगर हम दो चीज़ों को थोड़ा सा समझने की कोशिश करें, जैसे मान के चलिए ये हमारे पास एक मार्कर है, एक सेकेंड। जैसे मान के चलिए हम अगर बात करें कि अगर हम ये दो चीज़ें समझें, ये हमारे पास एक बॉक्स है, खाली है, बिल्कुल इम्पटी है ये, और ये हमारे पास मार्कर है। हमने कहा इन दोनों में क्या कोई चेंजमेंट है? इन दोनों को देख के, इनको टच करके देखिए, फिजिक्स का मतलब क्या था? स्टडी ऑफ नेचर, वो भी फिजिक्स। फिजिक्स में हमने क्या कहा? जिन चीज़ों को हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, वो सारे चेंजमेंट हुए फिजिक्स में। उन सब की स्टडी किसमें थी? फिजिक्स में, जिनको हम देख कर या टच करके बता सकें। हमने ये दो ऑब्जेक्ट लिए अपने सामने, इनको देखकर क्या क्या, देखकर और टच करके हम क्या क्या बता सकते हैं। जैसे हमने कहा, देखकर हमने क्या देखा कि अगर दोनों को हमने पास पास रखा, हमने कहा दोनों में कुछ ना कुछ तो डिफरेंस है। हमने दोनों को पास पास रखा और कहा दोनों में कुछ ना कुछ तो डिफरेंस है। अब ये क्या डिफरेंस है? हमने कहा कि ये हमारी इन दो फिंगर्स के बीच आ रहा है, ये नहीं आ पा रहा है, यानी इसमें कोई ना कोई ऐसी चीज़ है जो ज़्यादा है। अब ये कौन सी चीज़ है? ये कौन सी ऐसी चीज़ है जो इसमें ज़्यादा है? इसमें क्या है ऐसा? तो अब इसको एक नाम देने की ज़रूरत पड़ी। नाम देने की ज़रूरत पड़ी तो उसी को नाम दिया क्या? लेंथ। हमने अपनी तरफ से उसको नाम दे दिया लेंथ। हमने क्या कह दिया कि लेंथ है इसके पास। हमने दूसरी चीज़ कोई देखी, हमने कहा हमारे हाथों पे अगर असर की बात करें, हमने इसको भी अपने हाथ पे रखा, इसको भी अपने हाथ पे रखा। हमने कहा दोनों में से कौन सा हमारे हाथ पे ज़्यादा इफेक्ट डाल रहा है? हमने कहा ये इम्पटी है, हमारे हाथ पे कम असर डाल रहा है, ये हमारे हाथ पे ज़्यादा असर डाल रहा है। हमने कहा ये कोई दूसरी क्वांटिटी है, ये भी हम देख कर या टच करके ही पहचान पा रहे हैं
ये कोई दूसरी क्वांटिटी है, हमने कहा ये हमारे हाथ पे थोड़ा सा कम असर डाल रहा है, ये हमारे हाथ पे थोड़ा सा ज़्यादा असर डाल रहा है, मार्कर को थोड़ा ज़्यादा दबा रहा है हाथ को, ये खाली बॉक्स था हमारे हाथ को कम दबा रहा था। हमने कहा ये भी कोई क्वांटिटी है जो चेंजमेंट, यानी ये चेंजमेंट को शो कर रही है, देख कर हम छू कर पहचान रहे, देख कर टच करके पहचान रहे, तो उसको हमने एक अलग नाम दिया मास। ये दो चीज़ें हो गई। तो ये सारी इन क्वांटिटीज़ को नाम दिया गया फिजिकल क्वांटिटी। यानी फिजिकल क्वांटिटी ऐसी क्या थी, ऐसी कोई भी क्वांटिटी जिसको हम मेज़र कर सकें और जिसकी हेल्प से हम फिजिक्स के लॉ को समझ सकें, उनको हमने नाम दिया फिजिकल क्वांटिटी। उनको क्या नाम दिया, फिजिकल क्वांटिटी। अगर फिजिकल क्वांटिटी की डिफिनेशन दें तो क्या होगी, all those quantities which can be measured and in terms of which the laws of physics can be expressed। देखिए हमने बताया ना, ऐसी क्वांटिटी जिनको हम मेज़र कर सकें और जिनकी हेल्प से फिजिक्स के लॉ को समझा जा सके आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। एग्जाम्पल लेंथ, मास, टेम्परेचर एक्सेट्रा एक्सेट्रा, यानी बहुत सारी हो सकती हैं। अब इसे टेम्परेचर की बात कर ले, अगर हमने लेंथ और मास को आपको एक्सप्लेन किया, टेम्परेचर की बात करें, हमने कहा जैसे मान के चलिए हम दो चीज़ों को टच करें, एक कोई जलती हुई चीज़ जो जल रही हो, जैसे कोई भी चीज़ अगर जल रही हो उसको टच करके देखें तो हमने उसको टच किया, हमारे हाथों में कुछ अलग सा महसूस हुआ, और एक बर्फ़ के टुकड़े को हमने टच किया, हमारे हाथों में अलग सा महसूस हुआ। यानी इनको हमने टच करके पहचान लिया। फिजिक्स वो सारी चीज़ें हैं जिनको हम देख कर या टच करके पहचान सकें, इनको हमने टच करके पहचान लिया और हमने कहा इसमें कुछ अलग चीज़ है, इनके लेंथ या मास से कोई असर नहीं पड़ रहा है, ये कुछ अलग सा एहसास दे रहे हैं हमारे हाथों में। अब इस एहसास को हमने नाम दिया टेम्परेचर। ये जो एहसास, जो फीलिंग हमारे हाथों में दे रही थी, इस फीलिंग को हमने नाम दिया टेम्परेचर और इसको नाम दे दिया फिजिकल क्वांटिटी। इसको भी हम मेज़र कर सकते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटी आप समझे कि ऐसी सभी क्वांटिटीज़ जिनको हम मेज़र कर सके और जिनकी हेल्प से हम फिजिक्स के लॉ को एक्सप्लेन कर सके, समझ सके, उनको हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। बेसिकली फिजिकल क्वांटिटी को दो पार्टों में डिवाइड किया गया, यानी दो पार्टों में उसको डिवाइड किया गया। कौन कौन सी दो पार्ट, पहला था आपका फंडामेंटल क्वांटिटीज़ और दूसरा था डेराइव्ड क्वांटिटीज़। दो पार्ट फिजिकल क्वांटिटी के जो थे उनमें से एक थी फंडामेंटल क्वांटिटी और दूसरी थी डेराइव्ड क्वांटिटी। अगर हम बात करें फंडामेंटल और डेराइव्ड क्वांटिटी क्या है, तो फंडामेंटल क्वांटिटी वो क्वांटिटी थी जो कंप्लीटली इंडिपेंडेंट थी, मतलब जो दूसरे से डिपेंड नहीं थी, दूसरे पे डिपेंड नहीं थी, जिनको एक्सप्लेन करने के लिए किसी दूसरे की हेल्प की ज़रूरत नहीं थी, उनको खुद से ही एक्सप्लेन किया जा सकता था। ऐसी क्वांटिटी को कहा गया फंडामेंटल क्वांटिटी। यानी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिनका किसी दूसरी क्वांटिटी से कोई भी रिलेशन नहीं था, उन फिजिकल क्वांटिटी को हम बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी। जैसे हम ये नहीं कह सकते कि अगर किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ ज़्यादा है, जैसे हमने अभी दो क्वांटिटी पढ़ी आपसे, तीन क्वांटिटी पढ़ी, हम तीन क्वांटिटी पढ़ चुके हैं। कौन कौन सी पढ़ चुके हैं? लेंथ, मास और टेम्परेचर। अब क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि जिसका मास ज़्यादा होगा उसका टेम्परेचर भी ज़्यादा ही होगा? क्या मास और टेम्परेचर का आपस में कोई रिलेशन है? क्या मास और टेम्परेचर का आपस में कोई रिलेशन है कि जिसका मास ज़्यादा होगा उसका टेम्परेचर भी ज़्यादा होगा? जैसे हमारे पास ये दो ऑब्जेक्ट हैं, एक ये पेन, एक ये मार्कर। अब सिंपल सी बात है, मार्कर का मास पेन से ज़्यादा ही होगा, इस पेन का मास कम होगा, मार्कर का मास ज़्यादा होगा। हमने दोनों को हीट किया, हमने पेन को ज़्यादा देर तक हीट किया, मतलब किसी फायर में, किसी आग में ज़्यादा देर तक रखा, मार्कर को कम देर तक रखा। अब ये तो नहीं कह सकते नहीं मार्कर का मास ज़्यादा है तो ये टच करने पे हमको ज़्यादा फीलिंग देगा, ज़्यादा टेम्परेचर इसका होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं। अब ये ज़्यादा देर तक गर्म किया गया है पेन, तो इसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा। यानी मास और टेम्परेचर का आपस में कोई रिलेशन नहीं था। हम ये नहीं बोल सकते हैं कि जिसका मास ज़्यादा होगा उसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा, या फिर जिसका मास ज़्यादा होगा उसकी लेंथ भी ज़्यादा होगी। हम ऐसा बिल्कुल नहीं बोल सकते कि जिसका मास ज़्यादा होगा उसकी लेंथ भी ज़्यादा होगी। हम प्रैक्टिकली देखते हैं बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो काफ़ी मोटे तगड़े होते हैं लेकिन लंबाई उनकी बड़ी कम होती है। तो अब ऐसा तो सेंस नहीं हुआ कि मास ज़्यादा हुआ तो लेंथ भी ज़्यादा ही होगी। तो यानी इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं था। ऐसी क्वांटिटीज़ को कहा गया फंडामेंटल क्वांटिटीज़। यानी ऐसी क्वांटिटीज़ जिनका आपस में कोई रिलेशन नहीं था उनको कहा गया फंडामेंटल क्वांटिटीज़। क्लियर? अब डेराइव्ड क्वांटिटीज़ क्या होंगी? तो ऐसी क्वांटिटी
जो फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलकर बनी हो, यानी जिनको एक्सप्लेन करने के लिए फंडामेंटल क्वांटिटी की हेल्प ली जाए उनको हम डेराइव्ड क्वांटिटी कहते हैं। जिनको एक्सप्लेन करने के लिए फंडामेंटल क्वांटिटी की हेल्प ली जाए उनको हम डेराइव्ड क्वांटिटी कहते हैं। जैसे हम अगर एक रूम की बात करें, एक रूम, हम रूम के फ्लोर की बात कर रहे हैं, सिर्फ फ्लोर, ठीक है। तो रूम का सिर्फ फ्लोर रेक्टेंगुलर होगा, मान के चलिए। हमने कहा रूम के फ्लोर की लेंथ कितनी है, तो आपने ये मेज़र कर लिया, आपने कहा 5 मीटर मान के चलिए। हमने कहा बताइए विड्थ, ये कितनी विड्थ कितनी है, आपने कहा 3 मीटर। अच्छा, अगर विड्थ को देखें तो ये भी तो लेंथ ही है, ये भी तो लेंथ है, तो ये 5 मीटर, ये 3 मीटर, ये भी लेंथ, ये भी लेंथ। अगर आपसे कह दिया जाए बताइए इस पूरे फ्लोर का एरिया कितना है, रूम का एरिया कितना है, तो जब एरिया की बात आप करते हैं तो आप फॉर्मूला लगाते हैं लेंथ टू ब्रेथ, यानी 5 भी लेंथ थी, 3 भी लेंथ थी। देखिए लेंथ की हेल्प लेनी पड़ी, ये भी लेंथ है और ये भी लेंथ ही है। लेंथ की हमको हेल्प लेनी पड़ी, डिराइव्ड क्वांटिटी, लेंथ की हेल्प लेनी पड़ी। अकेले लेंथ नहीं है, अगर अकेले लेंथ होती तो फंडामेंटल होती, लेकिन लेंथ अकेले नहीं, लेंथ की हेल्प लेनी पड़ी, इसलिए इसको कैसी क्वांटिटी कहा गया, डेराइव्ड, यानी जो लेंथ के डेरिवेशन से बनी हो, जो लेंथ की हेल्प से बनी हो, वो एरिया है, और एरिया है डेराइव्ड क्वांटिटी। ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिनको फंडामेंटल क्वांटिटी की हेल्प से एक्सप्लेन किया जा सकता हो, उन क्वांटिटीज़ को हम डेराइव्ड क्वांटिटी कहते हैं। अगर फिजिकल क्वांटिटी और फंडामेंटल क्वांटिटी, डेराइव्ड क्वांटिटी और फंडामेंटल क्वांटिटी की डिफिनेशन देखी जाए तो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ द फिजिकल क्वांटिटीज़ विच कैन बी ट्रीटेड एज इंडिपेंडेंट ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटी, यानी ऐसी क्वांटिटी जो किसी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी से इंडिपेंडेंट हो, मतलब कोई रिलेशन ना हो, एंड आर नॉट यूजुअली डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटी, यानी जिनको किसी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी के टर्म में डिफाइन ना किया जा सके, उनको हम कहते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी। डिराइव्ड क्वांटिटी क्या होती हैं, द फिजिकल क्वांटिटी हुज डिफाइनिंग ऑपरेशंस आर बेस्ड ऑन फंडामेंटल क्वांटिटीज, यानी ऐसी क्वांटिटी जिनको हम फंडामेंटल क्वांटिटी की हेल्प से डिफाइन करते हों उनको हम डेराइव्ड क्वांटिटी कहते हैं। अब अगर हम फंडामेंटल क्वांटिटी की बात करें तो 7 फंडामेंटल क्वांटिटी होती हैं, यानी साइंटिस्टों ने जब सारी क्वांटिटीज़ के बारे में देखा तो उन्होंने कहा कि 7 क्वांटिटी ऐसी हैं जो कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट है। बाकी सब जो क्वांटिटी देखेगी, क्वांटिटी का मतलब वही नेचर में होने वाले चेंजमेंट, बाकी जो चेंजमेंट देखे गए वो सब एक दूसरे पर डिपेंड थे, लेकिन 7 क्वांटिटी ऐसी थी, 7 फिजिकल क्वांटिटी ऐसी थी जो एक दूसरे पर डिपेंड नहीं थी, उनको कहा गया फंडामेंटल क्वांटिटी। तो कौन सी 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है? फंडामेंटल क्वांटिटी की अगर बात की जाए तो ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ थी, मास, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इसके अलावा डेराइव्ड क्वांटिटी, अब जो भी बची हुई क्वांटिटी वो सारी डेराइव्ड क्वांटिटी थी, जैसे एरिया, वॉल्यूम, स्पीड, वेलोसिटी, डेंसिटी, यानी बहुत सारी, अब बहुत सारी, इनको कुछ डिफाइन नहीं किया जाता कितनी है, फोर्स, वर्क, ये सारी क्वांटिटी डेराइव्ड क्वांटिटी थी। इसके अलावा भी बहुत सारी, ये सारी क्वांटिटी कैसी क्वांटिटी थी, डेराइव्ड क्वांटिटी, क्योंकि इनको हम फिजिकल क्वांटिटी की हेल्प से, फंडामेंटल क्वांटिटी की हेल्प से फाइंड करते थे। ये सारी थी डेराइव्ड क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी हमने समझ ली, डेराइव्ड क्वांटिटी हमने समझ ली। अब इसके अलावा फिर से जब और इन्वेंशंस हुए, यानी और स्टडी हुई, तो ये पता चला कि 2 अभी और ऐसी क्वांटिटी हैं जो किसी दूसरे पे डिपेंड, यानी जो डेराइव्ड नहीं है और पूरी तरह से फंडामेंटल भी नहीं थी। तो उन 2 क्वांटिटी को नाम दे दिया गया सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। उनको क्या नाम दिया गया? सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। और वो 2 क्वांटिटी थी कौन सी? तो वो थी प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल, ये 2 क्वांटिटी ऐसी थी जो कि सप्लीमेंट्री क्वांटिटी इनको बोला गया। ये ना कंप्लीटली फंडामेंटल थी और ना ही डेराइव्ड थी। प्लेन एंगल क्या होता है? इंक्लाइनेशन बिटवीन 2 लाइंस। एंगल क्या है? 2 लाइनों के बीच का इंक्लाइनेशन। जैसे हमने कहा कि ये 2 लाइनें हैं, हमने यहाँ से मेजर किया कि लगभग इनके बीच का एंगल 45 है। कैसे पता चला? इनके इंक्लाइनेशन को देख के।
अगर इंक्लाइनेशन थोड़ा सा ज़्यादा होता, अगर ऐसा होता तो हम बोलते हैं एंगल नियर अबाउट 60 है। क्या इन लाइनों के लेंथ से कोई फ़र्क पड़ा? लेंथ को कम कर दीजिए आप इसको, तब भी हम बोलेंगे 60 है, और कम कर दीजिए, दोनों कम कर दिए तब भी हम बोलेंगे 60। यानी लेंथ वगैरह पे डिपेंड नहीं कर रहा है, यानी डिपेंड नहीं कर रहा है लेंथ पे। तो इसलिए हम इसको क्या बोले, ये प्लेन एंगल, यहाँ पे नाम दिया गया इंक्लाइनेशन, दो लाइनों का इंक्लाइनेशन प्लेन एंगल था, तो ये भी डिपेंड नहीं कर रहा था, इसलिए इसको बोला गया सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। इसी तरह से सॉलिड एंगल था। अब प्लेन एंगल दो लाइनों के बीच का इंक्लाइनेशन, बहुत सारी लाइनों के बीच का इंक्लाइनेशन सॉलिड एंगल था। बहुत सारी लाइनों का मतलब जैसे कोण, हम कोण देखते हैं, अगर हम कोण की बात करें तो कोण में यहाँ पर जो एंगल बनता है ये एंगल होता है सॉलिड एंगल। जैसे हम छाता देखते हैं, छाते में सारी तीलियाँ जहाँ पे आके मिलती हैं, छाते में इस तरह से सारी तीलियाँ कहीं ना कहीं मिल रही होती हैं, ऊपर ऐसे कपड़ा लगा होता है, तो इन सारी तीलियों के बीच का जो एंगल होता है वो होता है सॉलिड एंगल। वो एंगल क्या होता है? सॉलिड एंगल। तो कहा गया ये जो क्वांटिटी थी प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल, ये थी सप्लीमेंट्री क्वांटिटी।